वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 31 अक्टूबर 2021 और 31 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है। कंप्लीट जानकारी मैंने यहां से आपको इस प्रश्न से संबंधित दिया था और आपको इसका राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनोज बाजपेयी को भी हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार अगले 2 माह यानी कि दिसंबर 2021 तक बिहार के जिलों में कितने नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगले 2 माह में यानी कि दिसंबर 2021 तक बिहार में कितने नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। ये घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा की गई है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे दिसंबर 2021 तक। अब आपको यहां पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि अगले 2 माह में राज्य में 21 सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे और ये जिले होंगे औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, भोजपुर आदि। ये प्रमुख जिले यहां पर ऐड किया गया। तो इन्हीं जिलों में कुल मिलाकर 21 सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करें सीएनजी का। सीएनजी का अर्थ क्या होता है, यानी कि सीएनजी जो नाम है ये शॉर्ट फॉर्म है और सीएनजी का जो पूरा नाम होता है ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और इसका प्रयोग ईंधन की तरह वाहनों को चलाने के लिए ऊर्जा स्रोत की तरह किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर एक नए ईंधन के विकल्प के रूप में सीएनजी को अपनाया जा रहा है और ये बहुत ज्यादा चर्चे में। तो यहाँ से सीएनजी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ पर सीएनजी से संबंधित एक पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका प्रमुख संगठक क्या है, तो मीथेन गैस इसका प्रमुख संगठक है। ये आपको यहां से याद रखना है। अब यहां पे हमारा अगला पॉइंट है, इसका प्रयोग डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में किया जा सकता है तथा यह डीजल और पेट्रोल के मामले में कहीं अधिक सस्ता होता है। ये याद रखना। सीएनजी की अगर बात करें तो सीएनजी पेट्रोल और डीजल के मामले में अधिक सस्ती होती है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि पेट्रोल और डीजल की तुलना में यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जैविक गैसें कम उत्सर्जित करती है। तो यहाँ से सीएनजी से संबंधित ये सारे सभी फैक्ट्स को आप याद रखिए। यहाँ से हो सकता है एक बार पुनः आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में सशस्त्र पुलिस बल विधेयक प्रभावी हो गया है। वर्तमान में यह कहाँ सेवा देगा। और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से अधिक, ये वाला सेक्शन यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए और बी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट और महाबोधि मंदिर। ये दोनों ऑप्शन के आधार पर ही यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक से अधिक आंसर यहाँ पे सही है। बीपीएससी जैसे एग्जाम में आपको ऑप्शन नंबर ई उलझा सकता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं समय समय पर 1-2 प्रश्न आपको ऑप्शन नंबर ई वाला भी देता हूं, तो इस चीज का यहां से आप ध्यान रखिए। अब यहां पे बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में विस्तार से। तो आपको बता दूं कि मार्च 2021 में पेश किया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक अब हाल ही में प्रभावी हो गया है। अब यह वर्तमान में दरभंगा एयरपोर्ट और महाबोधि मंदिर दोनों जगह अपनी सेवा प्रदान करेगा। अब यहाँ पे बात आई है दरभंगा एयरपोर्ट की। तो दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको कई बार बताया है। आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके वीडियो में बताइएगा कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत यानी कि पहली उड़ान से कब भरी गई थी। आपको याद होगा मैंने आपको लगभग 10 से 15 बार बताया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये पहली उड़ान दरभंगा एयरपोर्ट से कब भरी गई थी। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह विधेयक बिहार सैन्य पुलिस यानी कि बीएमपी को स्वतंत्र अस्तित्व देने के लिए है और विधेयक पारित होने के बाद अब सैन्य पुलिस का नाम बदलकर अब विशेष सशस्त्र पुलिस हो गया। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसका नाम बदलकर अब हो गया है विशेष सशस्त्र पुलिस। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह बिहार सैन्य पुलिस को अधिक अधिकारों से लैस करेगा और यह विधेयक में एक शीर्षक है जिसका नाम है बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति। और इस पर हम कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पेड वाले पीडीएफ जो कि मंथली पीडीएफ आता है उसमें ऐड किया है। यहाँ पे मतलब जगह का अभाव था तो यहाँ पर मैंने उस सारी चीजों को ऐड नहीं किया है। और यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में गया के वर्ल्ड वाचिंग साइट के रूप में वानावार की पहाड़ियों को विकसित किया जा रहा है। और अगला पॉइंट हमारा यह कि भारत की सबसे बड़ी बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति बोध गया में ही स्थित है और साथ ही साथ गया में ही राज्य यानी कि बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से तीनों याद रखने हैं और सभी चीजों को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। और अगर आप नोट नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, तो हमारे करंट अफेयर्स के मेंबरशिप लेने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पर
जाकर करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लेकर ये सारी चीज़ों का PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एग्जाम आपका नज़दीक हो, आपको जैसे भी सहूलियत हो आप वैसे करंट अफेयर्स की तैयारी कीजिए, और बेहतर यही होगा अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से मिलेगी। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार पटना के बाद कौन सा जिला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन गया है। ये भी बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दरभंगा जिला ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब बना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार पटना के बाद अब दरभंगा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पटना सबसे बड़ा, यानी कि बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। और वहीं इस सूची में अगर हम बात करें दूसरे स्थान की, तो दरभंगा इस सूची में दूसरे स्थान पर है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, और इस रिपोर्ट का भी नाम याद रखिए, ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की एक रिपोर्ट है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिक्षण संस्थानों की संख्या 916 हुई है। अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया था, और उसमें कहा गया कि बिहार में जो मतलब शिक्षण संस्थान है तो ये संख्या 916 हुई है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि हालांकि इनमें से 57% यानी कि 57% उच्च संस्थान केवल 10 जिलों में ही उपलब्ध है। तो ये भी जानकारी, ये भी आंकड़े यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम अन्य तथ्य की बात करें तो दरभंगा जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है, और कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ से ऑलरेडी आपको दिया है। आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है, और दरभंगा जो जिला ये दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और आपको पता होगा अभी हाल ही में दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे आगे लिखा गया है। हाल ही में दरभंगा में हुए पार्सल ब्लास्ट कांड की जांच को NIA अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में दिया गया है। तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना NIA का अर्थ क्या होता है। तो NIA का अर्थ होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और दरभंगा की यहाँ पे चर्चा हो रही, तो दरभंगा के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट कोई दिन पहले बताया था कि राज्य का दूसरा एम्स अस्पताल दरभंगा में खोला गया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में सेब की कौन सी प्रजाति को विकसित किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिमन 99 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह एक सेब की प्रजाति है जो कि अभी हाल ही में इसे बिहार में विकसित किया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार में भी सेब की खेती को विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पैदा होने वाले सेब की हरिमन 99 प्रजाति को विकसित किया गया है। आप सबसे पहले इस प्रजाति का नाम याद रखिए, एक सेब की प्रजाति है जिसका नाम है हरिमन 99। और यहाँ पर आप एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना, ये 45 डिग्री तापमान पर भी मतलब इसकी खेती आसान तरीके से की जा सकती है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, आने वाले दिनों में इसकी कृषि भी की जाएगी और राज्य इसके लिए लगभग 50% सब्सिडी प्रदान करेंगे। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बिहार सरकार की यह योजना है कि आने वाले दिनों में यह हरिमन 99 जो कि सेब की एक प्रजाति, इसकी कृषि भी की जाएगी बिहार में, और इसके लिए राज्य सरकार लगभग 50% सब्सिडी भी इसमें प्रदान करेगी। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार में औरंगाबाद, वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर इन जिलों में किसानों को सेब की खेती का अनुभव है, अतः इसकी शुरुआत इन्हीं जिलों से की जाएगी। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ जो कि बहुत पहले चर्चे में था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये पॉइंट ये है कि हाल ही में औरंगाबाद में हॉपसूट नामक सब्जी की खेती आरंभ किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है। आपको ध्यान रखना, ये मतलब कह सकते हैं दुनिया के सबसे महंगे सब्जियों में से इसका नाम शुमार है, जिसका नाम है हॉपसूट। तो आपको ये ध्यान रखना कि बिहार में औरंगाबाद जिले में इसकी मतलब खेती प्रारंभ हुई थी। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार एवं प्रयागराज संगम के तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार के सबसे समृद्ध जिलों में बेगूसराय दूसरे स्थान पर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो रिपोर्ट आया था, इसमें सबसे समृद्ध जिलों की सूची में बेगूसराय को दूसरे स्थान पर रखा गया है। अगर हम बात करें पहले और तीसरे स्थान की, तो इस सूची में यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार समृद्ध जिलों की सूची में पहले स्थान पर है पटना, तीसरे स्थान पर है मुंगेर, जबकि दूसरे स्थान पर है बेगूसराय। तो कंप्लीट जानकारी भी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का मान मेराग गांव नल से जल पाने वाला पहला गांव बना है। यह भी एक मतलब चर्चे वाला प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का मान मेराग गांव नल से जल पाने वाला पहला गांव बना है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लद्दाख की बात कर रहा हूँ और ये लद्दाख का मान मेराग गांव नल से जल पाने वाला पहला गांव बना है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान मान मेराग गांव को नल से जल की आपूर्ति का पहला कनेक्शन मिला है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो कार्य हुआ है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के था, ये मतलब कि ये कनेक्शन दिया गया है।
अब यहाँ पे इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत लद्दाख में सितंबर 2020 में काम शुरू किया था, यानी कि इसका जो कार्य स्टार्ट हुआ था सितंबर 2020 में, यानी कि पिछले वर्ष ये कार्य स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस परियोजना के तहत लगभग 362 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2022 तक लद्दाख के 125 गाँव में प्रत्येक घर में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के जरिए सुरक्षित पेय की आपूर्ति करने का लक्ष्य है। यानी कि दिसंबर 2022 तक लद्दाख के सभी गाँव में ये मतलब जल का कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस परियोजना के अंतर्गत ये सारी बातें कही गई है। और आपको यहाँ पर इसका लागत भी ध्यान रखना है कि 362 करोड़ रुपए इस परियोजना की कुल लागत थी। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य तथ्य की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना इसका गठन कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह कि जून 2021 में लद्दाख के उपराज्यपाल यूनटैब योजना 2021 की शुरुआत की थी, यानी कि लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर, तो इन्होंने जून 2021 में यूनटैब योजना 2021 की शुरुआत की थी। और साथ ही साथ जुलाई 2021 में सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना था। इसमें एक और पॉइंट है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ब्रो ने विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। तो ये भी जानकारी मैंने आपको दिया था। तमाम चीज़ों को यहाँ से आप नोट जरूर कर लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में G20 के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में G20 के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक रोम में आयोजित की गई और इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में G20 के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक इटली के रोम में आयोजित की गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना और इसमें भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया है और ये बैठक 29 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें कि अन्य विषयों के अलावा कोविड महामारी के रोकथाम और प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें कोविड को लेकर के चर्चा की गई और इसमें भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया था और ये 29 अक्टूबर 2021 को ये इटली के रोम में आयोजित हुआ था। अब यहाँ पे बात है G20 की, तो G20 की अगर यहाँ पे हम बात करें शॉर्ट में तो G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि है और यूरोपियन संघ एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है और जो इसकी स्थापना हुई थी G20 की 26 सितंबर 1999 को हुआ था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और G20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। कुल मिलाकर इसमें 20 मतलब संगठन या फिर देश शामिल है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है G20 के बारे में और आप यहाँ पर ध्यान रखें इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। तो ये भी हाल ही में जो मतलब इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसमें 3 वर्षों का इजाफा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 3 साल। चलिए अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट चीजों को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने का फैसला किया है और शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था, लेकिन अब शक्तिकांत दास 2024 तक यानी कि अगले 3 वर्षों तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने रहेंगे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये बता दूं कि शक्तिकांत दास को दिसंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप ही याद रखेंगे। और अगर हम शक्तिकांत दास की बात करें तो शक्तिकांत दास 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं और साथ ही साथ वह वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। वह पिछले साल आर्थिक मामलों के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए और बाद में उन्हें 15वें वित्त आयोग का सदस्य बनाया गया। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है RBI की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कई बार कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, तो तमाम चीजों को यहाँ पर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। सबसे पहले आप यही ध्यान रखिए इसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यह भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना यह भारत के यानी कि रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित था और जैसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि RBI के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है।
अगर यहाँ पे हम बात करें आरबीआई के प्रतीक चिन्ह की, तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ और बाघ है। आप यहाँ पर इस लोगो में, आरबीआई के लोगो में देख सकते हैं कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ और बाघ है, और इसका मुख्यालय मुंबई में, और साथ ही साथ आरबीआई का जो वर्तमान गवर्नर है यह है शक्तिकांत दास। और आपको ये ध्यान रखना कि शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है और ये उर्जित पटेल की जगह पर गवर्नर बने हैं। तो तमाम चीजों की जानकारी यहाँ से आपको रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण साथी चैटबॉट शुरुआत की है? पर्यावरण साथी चैटबॉट की शुरुआत अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया, किस राज्य के द्वारा किया गया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा इसका अभियान का शुरुआत किया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार पर्यावरण साथी बनाकर युवाओं का एक नया समूह तैयार कर रही है, और युवाओं को सरकार की मुहिम से जोड़ने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यूनिसेफ की मदद से तैयार किए गए पर्यावरण साथी चैटबॉट की शुरुआत की है। यानी कि इस अभियान को लॉन्च करने के लिए यूनिसेफ की मदद लिया गया है, तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि पर्यावरण साथी बनकर काम करने वाले युवाओं को नंबर दिए जाएंगे, और सबसे अधिक नंबर पाने वाले 100 युवाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। अब यहाँ पर जो ये योजना शुरू हुई है यूनिसेफ की मदद से, इसका उद्देश्य क्या है? तो वायु प्रदूषण को कम करना ही इसका उद्देश्य है, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे अगर हम अन्य तथ्य की बात करें तो हालांकि युवा ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड करके भी प्रदूषण की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और घरों में डोर टू डोर कैंपेन करके दिल्ली के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये जो मतलब ऐप के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ग्रीन दिल्ली ऐप, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इस ऐप के माध्यम से प्रदूषण का शिकायत दर्ज किया जा सकता है। और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और हाल ही में अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में स्मोक टावर का अनावरण किया गया था। ये जानकारी मैंने आपको दिया था। और जून 2021 में दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की थी। अब यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बिहार सदन का उद्घाटन किया है, और आपको मैंने बताया था कि द्वारका सेक्टर 19 में ये बिहार सदन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तमाम चीजों की जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो जब देखते हैं, अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ता है, और आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध म्यूजियम के बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईसा अंबानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईसा अंबानी को हाल ही में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के बोर्ड में शामिल किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और इस बोर्ड की सबसे युवा सदस्य हैं, और उनकी नियुक्ति अगले 4 वर्ष के लिए की गई है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुकेश अंबानी की बेटी है ईसा अंबानी, जो आप यहाँ पर इनको इमेज में देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड में कुल 17 सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति, और आपको याद होगा अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस, ये भी ध्यान रखना है। और अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश, अमेरिकी सीनेट के 3 सदस्य और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 3 सदस्य हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस बोर्ड में कुल मिलाकर 17 सदस्य हैं, और यहाँ पे आगे लिखा गया है इस संस्था को 1923 में स्थापित की गई थी, यानी इस संस्था का नाम है स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे अगर हम अन्य तथ्य की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और 2020 में अमेरिका एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना था, और अमेरिका स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2 बहुभूमिका वाले MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। आप यहाँ से सभी चीज़ों को याद रखेंगे तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उसे नोट करेंगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर के लिए बिजली प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में गोवा खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर के लिए बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा गोवा हर घर जल मिशन के तहत घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य भी बना था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ गोवा ने गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य भी पूरा कर लिया है, और साथ ही कोविड-19 टीकाकरण की 100% यानी कि 100% पहली खुराक का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम गोवा के अन्य तथ्य की बात करें तो हाल ही में गोवा देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया, और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, और गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली और श्वेत महिला बन गई है?
ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी डांगरे रेमका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका और फिल्म निर्माता सिथसी डांगा रेमका को उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक नए ज्ञानोदय के लिए, जो कि बेसर्न बेरिन डेस ड्यूसन बुक हैंडल से, जो कि जर्मन बुक प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता है संघ है, तो इसी के द्वारा ये मतलब कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, इस प्रकार यह है पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सिथसी डांगा रेमका। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट यानी कि अन्य तथ्य की अगर हम बात करें तो इससे पहले उन्होंने पेन पिंटर पुरस्कार 2021 जीता है और उनका पहला उपन्यास नर्वस कंडीशन जिम्बाब्वे की अश्वेत महिलाओं पर अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका नाम है नर्वस कंडीशन, जो कि जिम्बाब्वे की अश्वेत महिलाओं पर अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली पहली मतलब उपन्यास है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला 12वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना की शुरुआत की है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसमें स्वयंसेवक संस्था लोगों के घर जाकर उनको एजुकेशन देगी और इस योजना से संबंधित एक ऐप और थीम सॉन्ग भी जारी किया गया है। और इस योजना को यानी कि यह योजना 15 नवंबर 2021 से शुरू होगी। जब ये शुरू होगी तब भी मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा। अब यहाँ अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और हाल ही में RN रवि, जो कि तमिलनाडु का नया राज्यपाल बनाया गया है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। और हाल ही में तमिलनाडु के कुछ उत्पाद को GI टैग दिया गया, जो कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अभी हाल ही में दिया गया है। ये जो उत्पाद है यहाँ पर लिखा गया है, तो तमिलनाडु के करपुर कलमकारी पेंटिंग और कन्याकुमारी लौंग और हाल ही में कल्लाकुरुचि वुड नक्काशी को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये भी यहाँ से आप लोग याद रखिए। और GI टैग क्या होता है, ये क्यों प्रदान किया जाता है, कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी मैं आपको कई बार दे चुका हूँ। अब यहाँ पर GI टैग के बारे में कुछ दिन बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हुई है? मैंने इस बारे में कंप्लीट जानकारी आपको ऑलरेडी दे दिया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग यहाँ पर हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो BPSC मेकर ऐप को डाउनलोड करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी रैंकिंग को समझ सकते हैं और आपका खुद का आकलन कर सकते हैं आपकी तैयारी आगामी एग्जाम को लेकर के कैसी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।